हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आगे के टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, स्टील रेनफोर्समेंट और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ ड्यूरेबल है, मतलब उसकी लाइफ स्पान ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कि वो सारे लोड को बेयर कर सकता है और उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कंक्रीट के मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये सारे लोड को किसी भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन हो और किसी भी टाइप का लोड हो, ईज़िली कैपेबल होता है उसको बियर करने में। और ये जो उसकी लाइफ डिज़ाइन की जाती है तो वो अपने पूरे लाइफ स्पान में ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देता है और सारे लोड को ईज़िली बियर कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ cement concrete is defined as its ability to resist weathering action, chemical attack, abrasion और any other process of deterioration। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट ये भी डिफ़ाइन करता है, उसकी एबिलिटी को डिफ़ाइन करता है कि जो भी वेदरिंग एक्शन के थ्रू टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का चेंज होगा, केमिकल अटैक, अगर किसी केमिकल के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई लोड एब्रेसिव लोड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सडन लोड आ रहा है, या फिर जो मटेरियल है उसमें इम्पैक्ट लोड आ रहा है जिससे वो डेट्रियोरेट हो जा रहा है, मतलब टुकड़ों में टूट जा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको बियर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा परमेबिलिटी। अब अगर मान लो कोई मटेरियल परमेएबल है, मतलब कि वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, अगर कोई चीज़ है जो परमेएबल है तो वाटर को ईज़िली परमिट कर देगा। अगर सॉइल परमेएबल है तो उसके वॉइड्स के थ्रू वाटर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी। वैसे ही सीमेंट कंक्रीट अगर परमेएबल है तो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब होता है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा गिर जाना, बहुत ज़्यादा कम हो जाना, जिससे कि जैसे अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि अगर सीमेंट कंक्रीट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वो बहुत जल्दी सेट होने लगेगा, जमने लगेगा, तो इससे भी उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फेट अटैक। अगर केमिकल अटैक हो रहा है तो इससे भी उसकी क्वालिटी में अफेक्ट पड़ता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होती है। कार्बोनेशन, अगर CO2 प्रेजेंट है तो इससे कोरोजन की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। ऑर्गेनिक एसिड, अगर कुछ एसिड के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे भी उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट होगा। लैक्टिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। शुगर क्या करता है, सेटिंग टाइम को रिटार्ड कर देता है, मतलब सेटिंग टाइम को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। तो अगर हमको कहीं पर सेटिंग टाइम जल्दी सेट कराना है कंक्रीट को तो वहाँ पर ये उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम कर देगा। सीवेज, अब सीवेज में बहुत सारे एसिड्स भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, तो उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ स्पान में भी अफेक्ट पड़ता है। थर्मल इफेक्ट मतलब टेम्परेचर, अगर कंक्रीट में टेम्परेचर का असर पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, श्रिंकेज देखने को मिल सकता है, हमको क्रीप देखने को मिल सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो उससे क्या होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रैक्स।
क्रैक्स का जनरेशन टेम्परेचर के कारण ही होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक में हमको क्रैक्स दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्केबिलिटी क्या होता है। वर्केबिलिटी हम उसे कहते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर हम वर्केबल बोल रहे हैं मतलब कि हम उसको ईज़िली मिक्स कर सकते हैं, ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही ईज़िली प्लेस कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में या किसी भी कंडीशन में एक कॉम्पैक्टेड मास के फॉर्म में। इसे हम बोलते हैं वर्केबिलिटी। A workable concrete does not show any bleeding और segregation। तो पहले हम समझते हैं कि ये ब्लीडिंग क्या होता है और सेग्रीगेशन क्या होता है। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंक्रीट का ब्लॉक है और वो प्लास्टिक स्टेज में है, मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या होगा, वाटर उसके सरफेस में हमको दिखने लगेगा, स्लरी का फॉर्मेशन होगा। आप कभी देखे होंगे कि जब कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद ऊपर में वाटर कुछ ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन होता है कि अगर हमने मिक्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, पार्टिकल्स का सेपरेशन होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट अलॉन्ग विद देयर प्रॉपरली इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर हमने प्रॉपरली वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट को अच्छे से मिक्स नहीं किया है तो भी वो उसकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ वाटर इन द मिक्स, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट मिक्स, हमने जो ग्रेड डिसाइड किया है उसको प्रॉपरली हम प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सीमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज द वर्केबिलिटी। अगर हम सीमेंट का अमाउंट या वाटर का अमाउंट इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे तो वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा वर्केबल होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम वर्केबिलिटी को मेज़र कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी का सबसे पहले जो ग्राफ शो किया था, एक्सप्लेन किया था, उन्होंने अब्राहम्स ने किया था 1918 में। ठीक है, तो इन्होंने जो टेस्ट किया था स्लम टेस्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो मेज़रमेंट ऑफ वर्केबिलिटी में हम तीन टेस्ट का यूज़ करके वर्केबिलिटी का मेज़र कर सकते हैं। पहला है स्लम टेस्ट, सेकेंड है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, थर्ड है वीबी टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट क्या होता है, जैसे कि हम जब भी कोई बिल्डिंग बनते हुए अगर आप लोगों ने देखा होगा तो स्टील के बार्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। जो बार होते हैं उनको बोलते हैं रेनफोर्समेंट, और अगर वो स्टील मटेरियल का है तो उसको हम बोलते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। तो स्टील रेनफोर्समेंट यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। माइल्ड स्टील बार का भी हो सकता है, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार भी हो सकता है, मीडियम टेंसाइल स्टील, मीडियम हॉट रोल्ड टेंसाइल स्टील डिफॉर्म्ड बार। नेक्स्ट है हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, जिसको हम बोलते हैं HYSD बार, और दूसरा है कोल्ड वर्क्ड स्टील हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। नेक्स्ट है डायग्राम देखते हैं स्टील रेनफोर्समेंट बार्स का। अब जो स्टील के जो रेनफोर्समेंट बार होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा या कंस्ट्रक्शन साइट में भी आप देखे होंगे, ये आपका एक स्टील का बार है। ठीक है, जिसको आप कंक्रीट के साथ कंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसमें आपको ये रिंग दिख रहे हैं। इस रिंग को इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि कंक्रीट और बार के बीच में ग्रिपिंग अच्छी बन सके, ताकि वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सके।
ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। माइल्ड स्टील बार, जो कि फर्स्ट टाइप होता है। माइल्ड स्टील बार आर यूज्ड फॉर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, स्लैब बीम्स एटसेट्रा। इन रेनफोर्स सीमेंट concrete work, these steel bars are plain in surface and are round sections of diameter from 6 to 50 mm। इसका जो डायमीटर होता है 6 to 50 mm का होता है और ये प्लेन होते हैं, इसमें रिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये माइल्ड स्टील बार्स है नॉर्मल। ठीक है, इसका हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसका डायमीटर होता है 6 to 50 mm। नेक्स्ट, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म बार कॉमनली यूज्ड स्टील रेनफोर्समेंट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। एज द नेम से, जैसा कि इसका नाम है, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म बार। डिफॉर्म का मतलब ये प्लेन, माइल्ड स्टील बार क्या होता है, सिंपल स्टील के बार होते हैं। अगर डिफॉर्म बोल रहा है तो मतलब इसमें रिंग्स होंगे, जिसको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिब्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमको इसको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा ताकि इसके सरफेस में थोड़ा खुरदुरापन या फिर ऐसा रिंग प्रोवाइड हम कर सकें, इसलिए हम इसको बोलते हैं हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म बार। ये रिब्स जो है वो हेल्प करते हैं बॉन्डिंग के लिए, कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग प्रोवाइड करने के लिए। आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HYSD बार, स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग। ये जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम HYSD भी बोलते हैं। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि रिब्स का फॉर्मेशन किया जा सके, जैसे कि आपको डायग्राम से क्लियर होगा। और इसमें जो स्टील्स के बार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का क्लियर होगा, यहाँ पे ISI मार्क होता है कि वो किस कंपनी का बना हुआ है ये। और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिब्स, जो कि बॉन्डिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। और इसका फॉर्मेशन होता है, इसको हम कुछ सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TMT बार्स। तो इसका ये जो बार होते हैं दिखने में तो HYSD बार के जैसे ही होते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व पासिंग द स्टील वायर थ्रू अ रोलिंग मिल स्टैंड। रोलिंग मिल स्टैंड में हम इसको पास कराते हैं, जिससे कि रिब्स का फॉर्मेशन होता है। इसे हम बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लास्टिक स्टेज में उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा है हार्डन स्टेज में उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक स्टेज में उसकी प्रॉपर्टी क्या है। मतलब कि जब वो सेट नहीं हुआ है, जब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ भी एडमिक्सचर वगैरह इंक्लूड किया जा सकता है। तो सबसे पहला वर्केबिलिटी, ठीक है, कि वो कितना वर्केबल है। दूसरा सेग्रीगेशन, उसमें सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, मटेरियल सेपरेट तो नहीं हो रहा है। थर्ड ब्लीडिंग, कि उसमें वाटर अब सरफेस में दिख रहा है क्या। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हार्डन स्टेज मतलब कि जब वो सेट हो चुका है प्रॉपरली, ठीक है, तो उसकी सबसे पहला स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ उसका, कि उसका कितना स्ट्रेंथ है। सेकेंड है श्रिंकेज। अब जो कि श्रिंकेज हमको टेम्परेचर के कारण बहुत समय के बाद देखने को मिलता है, 1 साल 2 साल, इसके साइज़ एंड शेप में जो चेंजेस होते हैं, श्रिंक हो गया है, डैम्पनेस दिखने को मिलती है, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है। थर्ड है क्रीप। क्रीप क्या होता है, बहुत समय के बाद देखने को मिलता है। अगर कंक्रीट के ब्लॉक में शेप और साइज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, क्रैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो हम उसे क्रीप बोलते हैं। फोर्थ है इम्परवियसनेस। अगर कोई मटेरियल परवियस है, मतलब वो वाटर को परमिट कर रहा है, कोई भी चीज़ ईजिली पास हो सकती है। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपांशन।
थर्मल एक्सपांशन मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाना। लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी उसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मटेरियल कितना ड्यूरेबल है। अगर मटेरियल ड्यूरेबल है तो वो थर्मल एक्सपांशन, क्रीप, श्रिंकेज, ये सारी चीज़ों को ईजिली बियर कर सकता है। मटेरियल हमेशा इम्परवियस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, मान लो अगर हम एक ब्लॉक प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें हम पूरा कंक्रीट है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो वो कंक्रीट का जो ब्लॉक है वो इजीली बियर कर लेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ टेंसाइल लोड आ रहा है तो वो बियर नहीं कर पाएगा और वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, वो ब्लॉक फेल हो जाएगा। तो हमको टेंसाइल लोड ईजिली बियर कर पाए इसके लिए हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टील के रेनफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। स्टील कितना ड्यूरेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लोड को बियर कर सकता है। नेक्स्ट है इलोंगेशन। कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन होने के कारण उसमें साइज़ और शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यील्ड स्ट्रेंथ। उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। जो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है ये दोनों, अगर किसी मटेरियल में स्ट्रेस है तो उसमें स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो हम किसी ब्लॉक में लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेस जनरेट होगा। अब इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा तो इसके साइज़ या शेप में अगर वो बियर नहीं कर पा रहा है तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो वो चेंज जो भी आएगा उसके लेंथ में वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेन आएगा, अगर स्ट्रेन हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। यील्ड स्ट्रेंथ को हम एक बार और समझते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम लोड जो है मेंबर ईजली बियर कर सकता है विदाउट डिफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है।